नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है म्यूजिक वाले गुरी सर। अगर आप इस वीडियो पर आ गए हैं, इसका मतलब आप किसी न किसी म्यूजिक कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो हमने भी शुरू की थी हमारे म्यूजिक कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी, जिसमें हमने ये सीरीज शुरू की है। चाहे वो नेट JRF हो, EMRS, KVS, NVS, RPSC फर्स्ट ग्रेड या किसी भी स्टेट का म्यूजिक टीचर भर्ती का एग्जाम क्यों ना हो, ये वीडियो आपके काम में आने वाली है। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को पूरा देखना और एंड तक साथ में बने रहिएगा। इसके अंदर मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा। साथ ही साथ आपके म्यूजिक कंपटीशन का जो भी एग्जाम है उसको क्रैक करने के लिए मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ। तो ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। दोस्तों, हमने शुरू किए थे हमारी परिभाषिक शब्दावली को, जिसमें से कुछ शब्दावलियां हमने हमारी पिछली क्लासेस में कर ली। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आज की जो शब्दावली है वो थाट मेल पद्धति है। तो अगर आपने वो क्लासेस मिस कर दी तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उनको चेक कर सकते हैं और वहां से आप उनको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें 15वीं शताब्दी के अंतिम काल में तरंगिणी के लेखक लोचन कवि ने रागों के वर्गीकरण की परंपरागत शैली, ग्राम और मूर्छना का परिमार्जन करके मेल अथवा ठाट पद्धति को सामने रखा। देखिए, सबसे पहले ये है कि 15वीं शताब्दी के अंतिम काल में लोचन कवि ने कौन सी कृति लिखी? तरंगिणी। ठीक है, उसमें क्या था? रागों का वर्गीकरण था, जो उसकी परंपरागत शैली, ग्राम और मूर्छना का परिमार्जन करके मेल अथवा ठाट पद्धति को हमारे सामने रखा। कवि लोचन ने 12 मेलों के अंतर्गत 75 रागों को रखा। 12 मेलों के अंतर्गत कितनी रागों को रखा? 75। अब आपने ये आंकड़े नोट करते रहने हैं। साथ के साथ आप उठा लीजिए अपनी कोई नोटबुक और पेन और नोट्स आप साथ के साथ बनाते रहिए। तो 12 मेलों के अंतर्गत कितने रागों को रखा? 75 को। और विद्यारण्य जी ने 15 मेलों के अंतर्गत अपने समय के रागों का वर्गीकरण किया था। कितने मेलों में? 15 मेलों में। इन्होंने किया था 12 मेलों में। जो राग विबोध है, जो कि सोमनाथ जी कृत है, उसमें थाटों की संख्या 23 है। रामा मात्या जी ने स्वर मेल कला निधि के अंदर 20 और वेंकट मुखी ने चतुर्दंड प्रकाशिका में थाट की संख्या 19 मानी। तो आपने ये आंकड़े नोट करते रहने साथ के साथ। ओके, देखिए, कवि लोचन जी ने 12 मेल माने, विद्यारण्य जी ने 15 मेल, राग विबोध जो कि सोमनाथ जी द्वारा कृत है उसमें थाटों की संख्या 23 है, और स्वर मेल कला निधि जो कि रामा मात्या जी है, रामा मात्या जी ने 20 माने और वेंकट मुखी जी ने 19 माने हैं। ये इनकी कृतियां मैंने इसलिए साथ में लिखी हैं ताकि आपको ये साथ के साथ याद हो जाए। आगे इस प्रकार सभी ग्रंथकारों ने अपने अपने समय में थाट की संख्या अलग अलग स्वीकार करते हुए रागों का वर्गीकरण किया। आधुनिक काल में भी थाट पद्धति को स्वीकार करते हुए ही रागों का वर्गीकरण किया गया। भारत में थाट राग पद्धति के प्रचार का श्रेय किसको जाता है? विष्णु नारायण भातखंडे एवं विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी को। भारत में थाट राग पद्धति के प्रचार का श्रेय किसे जाता है? विष्णु नारायण भातखंडे जी और विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी। पंडित भातखंडे जी ने उत्तर भारतीय संगीत पद्धति के आधार पर प्रमुख 10 थाटों की रचना की और पंडित पलुस्कर जी ने दक्षिण भारतीय संगीत के आधार पर 72 थाटों की रचना की, जिसमें 19 मेल प्रमुखता से प्रचार में हैं, जिनके आधार पर रागों का वर्गीकरण किया गया है। अब आपने ये बात यहाँ नोटिस करनी है कि भातखंडे जी ने उत्तर भारतीय संगीत पद्धति के लिए 10 थाट दिए, पलुस्कर जी ने दक्षिण भारतीय संगीत के आधार पर 72 थाटों की रचना की थी, जिनमें से 19 मेल प्रमुखता से हैं। उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय के लिए विद्वानों के नाम आपने याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। थाट की परिभाषा। अब कुछ परिभाषाएं हैं, हमने वो ध्यान में रखनी है। मेल यानी कि थाट स्वरों के उस समूह को कहते हैं जिससे राग उत्पन्न हो सके। स्वरों के उस समूह को जिससे राग उत्पन्न हो सके। नाद से स्वर और स्वरों से सप्तक तथा सप्तक से थाट तैयार होते हैं। अब आपने ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहले नाद, ये इंपॉर्टेंट है। नाद से स्वर, स्वरों से सप्तक और सप्तक से थाट तैयार होते हैं। एक सप्तक में शुद्ध विकृत यानी कि कोमल तीव्र मिलाकर कुल 12 स्वर माने हैं और 12 स्वरों की सहायता से ही थाट तैयार किए जाते हैं। थाट को ही संस्कृत में मेल कहते हैं। संस्कृत में इनको क्या कहते हैं? मेल। उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में चतुर पंडित भातखंडे जी ने 10 थाटों का निर्माण कुछ नियमों व सिद्धांतों के आधार पर किया। वे नियम हैं।
ये थाट है, चार्ट लिख रखा है मैंने, गलती से हो गया, मिस प्रिंट, थाट है। अब देखिए उसके लिए क्या नियम लगाए गए, हम उन नियमों को ध्यान में रखेंगे। इन नियमों के ऊपर भी क्वेश्चन पुट हो जाता है कि इनमें से सही विकल्प कौन सा है, इस तरह के क्वेश्चन उसमें बन जाते हैं। तो इनको आराम से आप देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। थाट में 7 स्वरों का होना आवश्यक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, थाट में 7 स्वरों का होना आवश्यक है। प्रत्येक थाट में 7 स्वर सा रे गा मा पा धा नी इसी क्रम में होने चाहिए। किसी क्रम में? सा रे गा मा पा धा नी के क्रम में होने चाहिए। चाहे स्वरों के कोमल व तीव्र रूप हो सकते हैं। देखिए चाहे इनमें क्या हो, स्वरों के कोमल या तीव्र रूप हो, जरूरी नहीं होता कि सारे के सारे शुद्ध होंगे। थाट में केवल आरोह ही होता है। थाट में केवल क्या होगा? आरोह होगा। थाट में एक ही स्वर के 2 रूप कोमल व तीव्र साथ साथ नहीं आ सकते। एक ही स्वर के 2 रूप इसमें काम नहीं आते। थाट में रंजकता का होना आवश्यक नहीं है। जिस तरह रागों में रंजकता का होना आवश्यक है, थाट में रंजकता का होना आवश्यक नहीं है। थाट को पहचानने के लिए उसमें से उत्पन्न हुए किसी प्रमुख राग का नाम दे दिया जाता है। थाट को पहचानने के लिए किसी प्रमुख राग का नाम दे देते हैं उसको। अब देखिए एक बार थोड़ा सा इनको रिवाइज कर लीजिए। देखिए थाट में 7 स्वरों का होना आवश्यक है। ये क्रम वाइज होने चाहिए, सा रे गा मा पा धा नी। इसमें चाहे कोमल हो और तीव्र कोई भी आ सकता है। इसमें केवल आरोही होता है। अगर इसमें कोमल व तीव्र स्वर हैं तो वो एक साथ नहीं आते, कभी भी एक स्वर के 2 रूप एक साथ नहीं आते। थाट में रंजकता का होना आवश्यक नहीं है। थाट को पहचानने के लिए उनमें से उत्पन्न हुए किसी राग का नाम उसको दे दिया जाता है। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। चतुर पंडित ने 10 थाटों के नाम निम्नलिखित कविता से आसानी से याद किए जा सकते हैं। देखिए चतुर पंडित यानी कि भातखंडे जी। चतुर पंडित किनके लिए नाम यूज़ किया जाता है? यही क्वेश्चन आपका पीछे अभी जो एग्ज़ाम रद्द हुआ है उसके अंदर पूछा गया था। सुमेलित करने वाले क्वेश्चन में था चतुर पंडित, इसलिए मैंने सिर्फ इतना ही नाम इसमें रखा है कि चतुर पंडित किनका नाम है, आपको याद रहे, भातखंडे जी का। अब इन्होंने एक कविता सी बना दी, 2 लाइन्स, इनको आप याद कर लीजिएगा। यमन बिलावल और खमाजी, भैरव पूर्वी मारवा काफ़ी, आशा भैरवी तोड़ी बखाने, 10 मित ठाट चतुर गुण माने। तो ये जो कविता की 2 पंक्तियां हैं आपने याद कर लेनी है, इससे आपके 10 थाटों के नाम आपको याद हो जाएंगे। अब मैंने 10 थाट जो हैं उनके क्रमानुसार लिख दिए और आगे उनके स्वर हैं और उनकी विशेषताएं भी मैंने इसमें शामिल कर दी। इसको आप एक चार्ट इसकी बना सकते हैं, इंडेक्स बना लीजिए इसका। देखिए 10 थाटों की स्वर लिपियाँ, सांकेतिक चिन्ह हैं वो इनके साथ में लगे हुए हैं। देखिए पहले है यमन या कल्याण थाट। इसके अंदर क्या होता है? यमन में म तीव्र, ये जो में एक ही मात्रा लगी हुई है, यहाँ पर क्या होता है? इसमें इस तरह सीधी खड़ी लाइन होती है, एक ही मात्रा नहीं होती है, ठीक है। म जहाँ भी तीव्र होगा, माँ के ऊपर अगर एक ही मात्रा लगी है तो आप समझ जाइएगा कि माँ के ऊपर ये खड़ी लाइन लगी हुई है। देखिए इसमें क्या हो गया? म तीव्र हुआ और बाकी स्वर शुद्ध प्रयोग हो रहे हैं। बिलावल थाट, बिलावल में सभी स्वर शुद्ध प्रयोग होते हैं। खमाज थाट में केवल नी कोमल होता है, बाकी स्वर शुद्ध होते हैं, इसमें नी कोमल है। भैरव थाट, भैरव में रे और ध कोमल, बाकी स्वर शुद्ध हैं। भैरव में रे ध स्वर कोमल है। देख लीजिए आप, विशेषता जो है इनकी साथ के साथ नोट करते रहिएगा। पूर्वी थाट में रे ध कोमल व म तीव्र प्रयोग होता है। रे ध कोमल और म तीव्र प्रयोग होता है। फिर मारवा थाट है। मारवा थाट में रे कोमल और म तीव्र यूज होता है। रे कोमल म तीव्र। ये देखिए माँ जो है ना, मैंने पहले ही बताया आपको, एक ही मात्रा नहीं जानिएगा इसको, ये एक खड़ी लाइन है, खड़ी लाइन इस तरह। फिर आता है काफी थाट। काफी थाट के अंदर ग और नी कोमल होते हैं। देखिए थोड़े थोड़े सांकेतिक चिन्ह हैं, इनको याद रखते रहिएगा किस थाट में कौन से स्वर कोमल और तीव्र और शुद्ध यूज हो रहे हैं। आसावरी थाट में ग ध और नी कोमल स्वर यूज होते हैं। इसी तरह भैरवी थाट के अंदर रे गा ध नी, ये 4 स्वर कोमल होते हैं। रे गा ध नी। फिर आता है तोड़ी थाट में रे गा कोमल और म तीव्र, इसके साथ में धा भी कोमल होता है। इसमें मैं यहाँ मेंशन करना रह गया है, धा कोमल।
ठीक है, धा कोमल यूज होगा इसमें, रे ग धा कोमल। ये आप एडिट कर लीजिएगा साथ के साथ जब आप चार्ट बनाते हुए। अब बढ़ते हैं, देखिए भातखंडे जी ने जो 32 थाटों की रचना की थी, 32 थाट की रचना किस तरह की थी उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से देखते हैं। भातखंडे ने नियम अनुसार 12 स्वरों से 32 थाटों की रचना निम्नलिखित। एक सप्तक के अंदर 12 स्वरों को बराबर भागों में विभाजित कर लेंगे। पहले भाग को पूर्वांग और दूसरे भाग को उत्तरांग कहेंगे। इनके पूर्वांग भाग में से थोड़ी देर के लिए तीव्र मध्यम हटाकर केवल शुद्ध मध्यम ही प्रयोग में लाएंगे। दूसरे भाग में तार सा को जोड़कर स्वर संख्या 12 कर लेंगे। अब इन्होंने क्या किया, देखिए 12 स्वर हैं, 12 स्वरों को 2 भागों में इन्होंने डिवाइड कर लिया। इसमें से क्या किया, तीव्र मध्यम को हटा दिया और तार सप्तक के सा को यूज कर लिया, यानी कि 12 स्वर हो गए। तीव्र मध्यम को हटाएंगे तो 11 रह जाएंगे, इसीलिए सा को दोबारा से जोड़ा गया और बन गए 12 स्वर। अब कौन से हुए, देखिए सा शुद्ध, रे कोमल रे शुद्ध, गा कोमल गा शुद्ध और म शुद्ध। उसके बाद में ये तो हो गया पूर्वांग का हिस्सा, और फिर आता है उत्तरांग। उत्तरांग में प ध कोमल ध शुद्ध, नी कोमल नी शुद्ध और सा तार सप्तक का। इस प्रकार इसके 2 भाग कर लिए। पहले ये तो थी पहली प्रोसेस। अब आगे क्या है, अब इन 6 स्वरों के समुदायों को उलट पलट कर रखने से 4 भाग बन जाएंगे, 4 भाग बन जाएंगे और 4 थाट हैं, वही 4 थाट होंगे। देखिए सबसे पहले पूर्वांग में क्या किया गया, इनको सबको उलट पुलट कर रखना है। देखिए जैसे सा ले लिया, रे कोमल ले लिया, गा कोमल ले लिया और माँ ले लिया, ठीक है, यानी कि रे शुद्ध और ग शुद्ध को छोड़ दिया। इसी तरह उत्तरांग में किया गया। उत्तरांग में क्या किया गया, प जो अचल स्वर है उसे ले लिया गया, जो धा कोमल, नी कोमल और सा। अब इसमें क्या किया गया, रे गा धानी को कोमल ले लिया। दूसरे में क्या किया, रे, अब इसमें से गा जो है कोमल हटा दिया, शुद्ध ले लिया और रे कोमल ले लिया गया। इसमें से नी कोमल को हटाया गया और धा कोमल ले लिया गया। इसी तरह फिर रे शुद्ध कर दिया और गा कोमल कर दिया। फिर इसमें सारे शुद्ध कर दिए। इस तरह इनको क्या किया, 4-4 हिस्सों में बांट दिया गया। अब है जो मेन प्रोसेस शुरू होने वाली है, इससे आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ट्रिक और टिप्स याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें किस तरह उन्होंने आगे की प्रोसेस की। अब इसके बाद 4-4 स्वर वाले मेल बनाने के बाद इनको मिलाकर 7 स्वर वाले मेल बनाए जा सकते हैं। जब उपरोक्त शब्दावली में शुद्ध मध्यम का प्रयोग किया जा रहा है तो वे 4/4 यानी 16, 4 × 4 = 16 शुद्ध मध्यम के 16 थाट बनेंगे। अभी देखिए हमने इसमें अभी देखिए इसमें हमने तीव्र मध्यम का उपयोग नहीं किया, इसलिए सारे के सारे ये कौन से हैं, ये शुद्ध मध्यम के थाट बनाए जा रहे हैं। अब आगे देखते हैं शुद्ध मध्यम वाले 16 थाट किस तरह बने, उस क्रिया को मैं आपको समझाने वाला हूं। अब थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा और साथ ही साथ आप नोट भी कर लीजिएगा। इस प्रक्रिया में पूर्वांग की प्रत्येक शब्दावली को उत्तरांग स्वरावलियों से जोड़ते हैं। देखिए पूर्वांग की प्रत्येक स्वरावली को उत्तरांग शब्दावलियों से जोड़ते हुए थाट का निर्माण करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको समझाता हूँ। एक जैसे देखिए ये है, पहले तो इसको ले लिया, मान लो ये है फर्स्ट जो हम 4 बना रहे हैं वो देखिए, पहले इसको ले लिया सा, रे कोमल, गा कोमल और माँ को, उसके साथ में इसको जोड़ देंगे प ध नी सा। फिर फर्स्ट पॉइंट में तो यही रखेंगे, उसके बाद इसको जोड़ देंगे, फिर इसको ही रखेंगे और तीसरे जब थाट बनाएंगे तो इससे रखेंगे और जब चौथा बनाएंगे तो इसको और ये बाकी ये पार्ट को। इसी तरह हमने क्या करना है, सभी के साथ करना है। फिर हम इसकी जगह जो हमने फर्स्ट चूज़ किया था इसको हटा देंगे और पहले के हमने 4 रेडी कर दिए। अब क्या हुआ, देखिए पहले के 4 रेडी किए थे हमने इस तरह, ये 4 थे, इसके साथ में एक एक करके क्रम वाइज इनको जोड़ना था, ठीक है, ये 4 बन गए। यानी देखिए आगे मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह मैंने ये 4 बनाए, सारे गा मा प ध नी सा। देखिए पहला पार्ट है जो वैसा का वैसा है, चारों का पहला पार्ट सेम है और ये जो बदलता जा रहा है, ये चारों पार्ट हम अलग अलग यूज़ कर रहे हैं। ये तो हमारा पहला हो गया। इसी तरह जो दूसरा पॉइंट है नंबर 5 से शुरू हो रहा है हमारा, तो देखिए दूसरे में क्या किया हमने उसको समझते हैं हम। दूसरे पार्ट में हमने किया कि सेकंड पोर्शन ले लिया और इसी के साथ इन चारों को हमने ऐड कर दिया, इसके साथ इन चारों को,
क्रम वाइज, पहले ये फिर ये, पहले ये वाला पार्ट फिर सेकंड पार्ट, उसके बाद थर्ड पार्ट जोड़ देंगे फिर फोर्थ। इसी तरह हमारा 5 to 8 हमारे पार्ट बन गए। देख लीजिए, आप आराम से देखिएगा इसको कि मैंने जो फर्स्ट पार्ट है वो सेम रखा है और जो 4 है इन्हीं का रिपीटिशन हो रहा है पीछे वालों का। ये देख लिए, इसमें भी सेम है, इसमें भी है। इसी तरह हमारा जो थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट हमारा बन जाएगा। ठीक है, इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं कि क्रम वाइज उनको बदलते रहना है। इस प्रकार शुद्ध मध्यम के 16 थाट बने। शुद्ध मध्यम के स्थान पर तीव्र मध्यम का प्रयोग करने पर भी 16 थाट बनते हैं। अब इसमें क्या है, बस म की जगह तीव्र मध्यम लगाते रहिए तो क्या बन गए, 16 थाट और बन गए, यानी कि 16 और 16 32 थाट बनते हैं। इन 32 थाटों में से ही बातखंडे जी ने कुल 10 थाटों को चुना। अब इन जो 32 थाट बने ये, इनमें से ही इन्होंने 10 इम्पोर्टेंट थाट्स को चुन लिया जो आज तक प्रचलित हैं। उन्हीं 10 थाटों के अंतर्गत ही रागों का वर्गीकरण भी किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी डाउटफुल रहे तो आप कमेंट सेक्शन में राइट कीजिएगा। वीडियो को दूसरी बार देखोगे तो फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कंटेंट हमारे काम का है, तो वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपके म्यूजिक कंपटीशन की तैयारी को बरकरार रखिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।